Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the Biology of Cancer class, lecture 5. In this lecture, we are going to discuss two things: that tumor arise from normal cells, and cancer is a progressive process of events happening inside the organ. Now, the progressive process means that once the process has been started, it is going to conclude at certain timeline. So it is not that it should be halted at any time point. In terms of pathological perspective, these are the set of events which are going to happen. So a disease starting at certain time point is going to progress इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. जैसे इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे एक फ्लू है. फ्लू का एग्जांपल है कि एक फ्लू का इन्फेक्शन हुआ किसी बंदे को और वो एक टाइम पॉइंट पे आया और उसके बाद ख़त्म हो गया. या अभी जो हम रिसेंटली एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से अभी हमारे पास जो कोविड की एग्जांपल है ना, तो कोविड के बारे में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि कोविड-19 का इन्फेक्शन या फ्लू का जो इन्फेक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे आता है, शुरू हुआ, इनिशिएट हुआ, कुछ लाइफ पॉइंट तक इंडिविजुअल को इफ़ेक्ट रहा और उसके बाद इट अल्टीमेटली एंड्स इन अ लाइफ टाइम. कि फ़र्ज़ करें कि ये इंसान की जो ये डेज़ हैं जो उन डेज़ में अफेक्टेड थे और ये उसकी लाइफ के अंदर एक्सपोजर है. तो यहाँ पे उसको ई से एक्सपोजर हुआ, इफ़ेक्ट आया डिज़ीज़ का, यानी क्लिनिकल साइंस आ गए और यहाँ पे उसका ख़त्म हो गया ना, मतलब एंड हो गया स्टोरी का कि या तो डिज़ीज़ ख़त्म हो गई है और जो पेशेंट है वो नॉर्मल की तरफ आ गया, नॉर्मलसी की तरफ आ गया. लेकिन जो कैंसर का केस है, इस कैंसर के केस में जो एग्ज़ाम्पल हमारे पास ज़्यादातर आती है वो ये आती है कि ये कैस्केड ऑफ इवेंट्स हैं जो एक वजह से बनते हैं और उन वजूहात की बुनियाद पर ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है. और वो इवेंट्स ऐसे नहीं होते कि जस्ट वन डे या 2 डेज़ में कैंसर अपीयर हो जाए. इट इज़ अ सेट ऑफ इवेंट्स जो कि हो रहे होते हैं. ओके, कमिंग बैक टू द स्टोरी. नॉर्मल सेल्स की जो शेप है वो इस फॉर्म में नॉर्मल सेल्स अपनी जो अपीयरेंस रखते हैं वो अपनी रिटेंशन है. आपके सामने जो इस वक्त इमेज शेयर किया गया है, इस इमेज में अगर आप थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे तो जो सेल्स की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस है, यानी जिस शक्ल में उन्होंने होना है, फॉर एग्जांपल अगर वो रेक्टेंगुलर शेप में है तो वो आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में नज़र आएंगे. और अगर वो दूसरे शक्ल में है, यानी इरेगुलर पैटर्न है उनका, तो वो है एक कैंसर की अपीयरेंस. यानी एक टिश्यू की क्रॉस सेक्शनल व्यू को हमने असेस करने की यहाँ पे कोशिश की है. और यहाँ जिस वक्त मेरा कर्सर फिर रहा है, ये सब वो हैं सेल्स जो नॉर्मल अपीयरेंस में आ रहे हैं और ये वाले सेल्स वो हैं जिनके बारे में हम ये नहीं बता सकते कि इनकी क्लियर बाउंड्रीज़ हैं या नहीं. अगर मैं इस एग्ज़ाम्पल को इस तरह से कोट करूँ कि फ़र्ज़ कीजिए ये एक नॉर्मल अपीयरेंस का सेल है और इसके साथ साथ दूसरा एक सेल लगा हुआ है और ये एक सेट ऑफ इवेंट्स हैं जो कि हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे एक ब्रिक्स की वॉल बनी हुई है ना. तो इसमें आपको एक क्लियर डिमार्केशन मिल रही है कि जनाब ये न्यूक्लियस है, ये इसकी सेल बाउंड्री है, एक दूसरा सेल इसके साथ लगा हुआ है. और फ़र्ज़ करें कि ये सारे सेल्स जो हैं ये इस तरफ एक लूजली अटैच्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ है. अब बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन वो है जिसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट या आप समझ लें कोलेजन फाइबर्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद है. अच्छा, अब क्या हम इन तमाम कंपोनेंट्स का कंपैरिजन जब हम किसी कैंसरस मास में करते हैं तो कैंसरस मास में ये अपीयरेंस हमें डिसलॉज फॉर्म में नज़र आती है. मतलब द सेल्स आर इन ए वेरी इरेगुलर पैटर्न. अब ये सेल्स इस इरेगुलर पैटर्न के साथ मौजूद हैं कि जहाँ पे कभी आपको न्यूक्लियस नज़र आता है और कभी आपको सेल्स की बाउंड्रीज क्लियर फॉर्मेशन में नज़र नहीं आ रही. सो यू सी ए इरेगुलर क्लस्टर. अब आप इन सेल्स को क्या नाम देंगे? यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दीज सेल्स विच आई एम लुकिंग राइट नाउ आर क्लियरली डिफाइंड सेल्स. और ये सेल्स मैंने जो देखे हैं मेरे हिसाब से ये सेल्स रेक्टेंगुलर शेप में, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स के साथ है. जबकि यहाँ पे जो सेल्स आप देख रहे हो ये सेल्स की कोई बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है. ये सेल्स इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप भी नहीं है और ये सेल्स इस तरह से एलिप्टिकल शेप भी नहीं है, ना ही इन सेल्स की कोबाइडल फॉर्म है. सो जो इमेज इस वक्त आपके साथ शेयर की है यहाँ पे देखिए कि नॉर्मल सेल्स की अपीयरेंस एक कॉलम शेप थी. सो दे आर इन कॉलमनर व्यू एंड देयर इज़ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन.
लेकिन दीज आर इरेगुलर पैटर्न्स विद एन वेरी एक्सेसिव इन्वेजन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कोलेजन फाइबर स्ट्रोमल मास बहुत ज़्यादा आ गया और ये पैटर्न है। सो एक नॉर्मल और ट्यूमर के ऊपर जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, वो इस बुनियाद पे करते हैं कि जनाब ये ट्यूमर मास है या नहीं है। यानी अपार्ट फ्रॉम जो ग्रॉसली हम देखते हैं ना कि सर ये एक ट्यूमर लग रहा है, तो उसको जब हिस्टोपैथोलॉजी के लिए स्लाइड को भेजते हैं तो इस तरह से प्रिडिक्शन की जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब जो सेल्स का ओरिजिन है वही ट्यूमर बनाता है। अच्छा, अब इसमें tumors की categories, there are two, basically the tumors are categorized largely on two grounds. Number one is the benign tumor and the number two is the malignant form. There is an intermediate phase which is called as pre-malignant stage, और जो benign tumors हैं, these are the tumors which remain localized at any particular time point पे एक ही जगह पे खड़े होंगे, और in the mitotic potential of these tumors is not high. That means the tumor remain at the primary site and they are circumscribed by a clearly well defined boundary wall. यानी ये cells अपना एक लिमिटेड पोटेंशियल रखते हैं कि इसी जगह पर ग्रो करेंगे और इस जगह से बाहर नहीं जाएंगे। मतलब अगर मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके दरमियान में या इसके इर्द गिर्द बनाऊं ब्लू कलर की, तो ये सेल्स अगर ग्रो भी कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि ये सेल्स दोबारा से ग्रो भी कर रहे हैं, तो ये सेल्स ग्रो करने के बावजूद इस जगह को कभी भी पेनिट्रेट करके एक्सटेंड नहीं कर रहे अपनी बाउंड्रीज। ठीक है, सो दीज सेल्स आर लोकलाइजिंग एट द सेम प्लेस and they are not excising the basement membrane at all. So such kind of tumors are called benign tumors. Now there are other set of tumors. There are certainly another set of tumors which invade from the primary site and they are irregular in shape. They don't respect the cell boundaries. वो क्या करते हैं, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड कर जाते हैं। इन्वेड का मतलब है कि वो अपनी जगह पे कायम नहीं रहते, दे expose that surface and they invade the neighboring vicinity. Let me color the basement membrane blue over here for an example. So यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी या उसके जो सेल्स थे वो मौजूद हैं। यानी अगर मैंने ब्लू कलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई है यहाँ पे, तो ये सेल्स हैं अपनी जगह पे मौजूद, मगर ज़रूरी नहीं है कि कैंसर सेल्स इस बाउंड्री की रिस्पेक्ट भी करें। They are not supposed to. They whenever they find any niche, they are going to protrude out. ठीक है, तो इस सेल की ट्यूमर मास में, इस ट्यूमर मास में सर्टेन टाइम पॉइंट पे यहाँ से ये सेल्स इन्वेड किए और इन्होंने अपना रास्ता बना लिया कि अब हम किसी और जगह जा रहे हैं। ठीक है, सपोज दीज सेल्स आर लोकलाइज्ड इन द इंटेस्टाइन, नाउ दे आर मूविंग आउट ऑफ दिस विसिनिटी वेर एवर दे फाइंड एनी ब्रीच। सो इन्होंने इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के सेल्स को, कोलेजन्स को, स्ट्रोमल मास को, फाइब्रोब्लास्ट को ब्रीच किया। These kinds of cells are called malignant tumors and these kind of cells are called benign tumors. और अब इनकी जो क्लासिफिकेशन है उसके जो कुछ नाम हैं या एग्जांपल्स हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। जो एक एग्जांपल आपको सामने आ रही है वो है एडिनोमा, फाइब्रॉइड ट्यूमर्स, लाइपोमा और हेमेंजियोमास। एडिनोमास का वो वाले सेल्स जो अपनी जगह पे एक ही जगह पे लोकलाइज्ड हैं और कोई काम नहीं कर रहे। जैसे हमारे बहुत सारे जिस्म पे वॉट्स या पॉलिप्स बनते हैं, उनको वॉट्स भी कह सकते हो, पॉलिप्स भी होते हैं। ये पॉलिप्स होते हैं ना जो छोटे छोटे से, जो ह्यूमन स्किन के ऊपर आएंगे, जिनको पंजाबी में मोखे कहते हैं। तो ये सब जो है ये बिनाइन ट्यूमर्स हैं। और जो मेलिग्नेंट फॉर्म है उसमें अगर यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड कर दिया है, एक्सपेंड कर गया है, तो कार्सिनोमा, यानी ये वही वर्ड आ गया इंडिकेशन के लिए जो कैराकोमा का था। कैराकोमा था ना, क्रैब लाइक। ठीक है, तो ये उसी से इन्वेजन का वर्ड निकला है ना, कैराकोमा का लफ्ज़ था ना, तो क्रैब लाइक स्ट्रक्चर याद है, तो इसी का ये एक फॉर्मेशन कार्सिनोमा याद रखना है कि इट मीन्स दैट देयर इज़ अ मेलिग्नेंसी। अच्छा, सार्कोमा का मतलब है द ओरिजिन ऑफ द ट्यूमर इज़ बेस्ड ऑन कनेक्टिव टिश्यू। सो स्टोरी ये है कि कैटेगरीज दो हो गई, बिनाइन और मेलिग्नेंट। बिनाइन के अंदर जो ट्यूमर है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर होगा विद लिमिटेड माइटोटिक पोटेंशियल, और जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है इसमें हाई माइटोटिक पोटेंशियल होगा, यानी इसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हैं जैसे सर ने ड्रा किए। और इसी तरीके से
इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन दूसरी मिल रही है वो ये है कि एक क्रैब लाइक फॉर्मेशन होती है, तो एपिथेलियल सेल्स के होंगे, अगर ओरिजिन का ट्यूमर अगर एपिथेलियल सेल से है तो उसको कार्सिनोमा कहना है, कनेक्टिव टिश्यू से है तो उसको सार्कोमा कहना है। अच्छा, अगर फाइब्रस मास का बेनाइन ट्यूमर है तो उसको फाइब्राइड कहते हैं। अगर फैट सेल से मिल के बन रहा है और बेनाइन ट्यूमर है तो फैट सेल का होगा, तो उसको हम कह देंगे कि ये जनाब हमारे पास लाइपोमा है। हेमेंजियोमा के केसेस आप अक्सर ऑब्जर्व करते होंगे बहुत सारे ह्यूमंस में या बच्चों में, आपने देखा हो कि उनके ना रेड सा एक निकला हुआ क्लस्टर्स ऑफ वेसल्स होती हैं, तो उसको आप कह देते हैं। यानी ये हमारे पास फाइब्राइड का, ये फैट का, ये मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। आप किसी भी बुक की रेफरेंस से इसको देख सकते हैं। ये फाइब्रस मास का अगर बेनाइन ट्यूमर है, फाइबर सेल्स जो होते हैं ना फाइब्रोब्लास्ट, उनका अगर बेनाइन ट्यूमर है। हेमेंजियोमा का मतलब आपको ब्लड सेल्स का क्लस्टर या रेडिश स्पॉट जो स्किन के ऊपर नज़र आते हैं, रेड से क्लस्टर्स, वो हेमेंजियोमास, दे आर बिनाइन ट्यूमर्स। सो अभी तक मैंने बात की आपसे कार्सिनोमा, सार्कोमा, जर्म सेल्स ट्यूमर, ब्लास्टोमास, ये दीज आर द ट्यूमर्स विच आर मेलिग्नेंट। एडिनोमा, फाइब्राइड, लाइपोमा और हेमेंजियोमा, ये नाम आपने ऐसे याद रखने हैं। तो ये वो ट्यूमर्स हैं जो कि इरेगुलर नहीं होते, सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं, लिमिटेड माइटोटिक पोटेंशियल के होते हैं। नाउ कम अप विद द इंटरमीडिएट फेज which is called pre-malignant form. Now the pre-malignant form is actually एक ट्रांजिटरी फेज़ है। ट्रांजिटरी फेज़ का मतलब ये है कि अगर इसमें टेंडेंसी हो तो ये ट्यूमर्स किसी भी टाइम पॉइंट पे malignant बन सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्री malignant फॉर्म ऑफ ट्यूमर्स। कैटेगरीज ऑफ ट्यूमर प्री malignant फॉर्म तीन किस्म के, चार किस्म के: सर्विकल डिस्प्लेशिया, एक्टिनिक केराटोसिस, मेटाप्लेशिया ऑफ लंग्स और लिकोप्लेशिया। लिकोप्लेशिया बिलोंग्स टू ओरल कैविटी के अंदर जो छाला सा या बड़ा सारा वॉट वाइटिश कलर का बनता है उसको लिकोप्लेशिया कहते हैं। मेटाप्लेशिया अगर स्मोकर्स हैं तो स्मोकर्स के अंदर जो सेल्स की फॉर्मेशन है वो वन सेल टाइप से डिफरेंट फॉर्म ऑफ टाइप्स बन जाए। यानी अगर मैं इसको समझाने के लिए आपको ऐसे ड्रॉ करूं तो फ़र्ज़ कीजिए कि इंडिविजुअल्स के अंदर तीन फॉर्म्स के सेल्स हैं, एक स्क्वेमस है, एक कोबाइडल है, एक कोलमनर है। कोलमनर सेल्स की एपिथेलियल में सीलियाज मौजूद है। स्मोकर्स के अंदर एट पर्टिकुलर टाइम पॉइंट दीज सेल्स स्लफ ऑफ। जब ये सेल्स की जो ये हैं हमारे पास सीलियाज, दिस स्लफ ऑफ। नाउ दिस स्लफिंग ऑफ, ये तो सारा सेल निकल गया। जब सेल्स निकल जा की जो स्लफिंग हो जाती है, सेल्स की सीलियाज की स्लफिंग हो जाती है, तो वहाँ पे जो सेल्स की फॉर्मेशन बनती है वो इस तरह की बन जाती है। नाउ दिस conversion of one cell type to another type of cells is called metaplasia। यानी स्क्वेमस फॉर्मेशन से सेल्स की फॉर्मेशन चेंज होगी। इसकी एक और एग्जांपल अगर हम शेयर करें, मैं लास्ट में भी आपको बता दूंगा। दो एग्जांपल्स आपको मोस्ट फ्रीक्वेंट लिटरेचर में मिलेंगी। एक मिलेगी कि जो ओसोफेजियल ट्यूमर्स हैं, एसोफेजियल में, ओसोफेजियल ऑरिजिन में एक ट्यूमर बनते हैं, और एक आपको मिलेंगे एग्जांपल्स में लंग कैंसर के अंदर। तो लंग कैंसर का सबब बनने से पहले और ओसोफेजियल में वो सेल्स जो बेसिकली तो हैं स्क्वेमस ऑरिजिन के, नॉर्मल ऑरिजिन स्क्वेमस सेल्स का होता है, लेकिन क्या होता है कि किसी भी इंजरी की वजह से या किसी परसिस्टेंट एसिड रिफ्लक्स की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से स्क्वेमस सेल्स अपनी ओरिएंटेशन ओसोफेगस के अंदर, यानी अगर मैं यहाँ पे ओसोफेगस ड्रॉ करूँ, फ़र्ज़ करें कि दिस इज़ द माउथ पार्ट एंड दिस इज़ द स्टोमक, तो ये इंटेस्टाइन है ना, ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो किसी टाइम पॉइंट पे इस जगह पे मौजूद सेल्स अपना नॉर्मल बिहेवियर छोड़ के, जो उनका नॉर्मल पैटर्न था यहाँ पे स्क्वेमस सेल्स का, वो छोड़ के शक्ल बनाना शुरू कर देते हैं इस जगह पे, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, कि यहाँ पे वो ट्यूमर फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं। कौन से सेल्स की? इस तरह के, यानी इंटेस्टाइनल ऑरिजिन के सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। देन बिकॉज दे सेल्स कंटेन ए सिक्रेटरी नेचर, यानी यहाँ पे जो ग्लैंडुलर सिक्रीशन का पैटर्न बना होता है, ये वाला पैटर्न अटेन कर लेता है अगर ओसोफेगस की ब्रेम जो एंट्री है स्टोमिक के अंदर, इसमें क्यों? ड्यू टू एसिड रिफ्लेक्स के, जो एसिड
स्टोमक के अंदर मौजूद है वो बार बार एसोफेगस के अंदर एंटर हो रहा है। तो जब वो एसोफेगस के एंटर हो रहा है तो वो इन सेल्स को इंजरी प्रोड्यूस कर रहा है जो एसोफेगस में नॉर्मली मौजूद है। तो ये सेल्स अपनी फॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं और ग्लैंडुलर या सिक्रीटरी पैटर्न पे आ रहे हैं जो इंटेस्टाइन के साथ मिलता है। तो ये फॉर्म जो है ये मेटाप्लेशिया फॉर्म है। वन टाइप ऑफ सेल इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ सेल। सो दिस मेटाप्लेशिया इज लीडिंग टू अ बैरेट्स लिम्फोमा। यानी बैरेट जो आपके पास आएगा ना ट्यूमर अफेक्टेड इंडिविजुअल, उसकी हिस्ट्री ये होगी कि वो बंदा एसिड रिफ्लेक्स का शिकार हुआ और इन टाइम ट्रीटमेंट नहीं हुई। सो एक परसिस्टेंट स्ट्रेस और इंजरी की वजह से ये सेल्स ओसोफेजियल ट्यूमर का बायस बने। सो ये एक प्री मेलिग्नेंट फॉर्म ऑफ ट्यूमर है जिसको हमने यहाँ पे समझा। इसी तरह की एग्जांपल मेटाप्लेशिया ऑफ लंग्स की मैंने क्लास में डिस्कस भी की थी और अब आपके साथ मैंने ओसोफेजियल जो ट्यूमर्स हैं इनकी एग्जांपल डिस्कस की। सो इतने से पोर्शन में आपने दो चीज़ें समझ ली हैं कि ट्यूमर्स हैं दो किस्म के, बिनाइन और मेलिग्नेंट, और एक इंटरमीडिएट फेज़ है जिसको हम कहते हैं प्री मेलिग्नेंट फॉर्म। और प्री मेलिग्नेंट फॉर्म में सर्विकल डिस्प्लेशिया भी है, एक्टिनोकेरेटोसिस भी है और मेटाप्लेशिया भी है। मेटाप्लेशिया की जो दो हॉटस्पॉट एग्जांपल्स हैं, एक लंग की है और एक एसोफेजियस की। अच्छा, नाउ द ट्यूमर्स विच मेनली अराइज फ्रॉम एपिथीलियम। एपिथीलियम से ज़्यादातर ट्यूमर्स ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। तो जो ज़्यादातर ओरिजिनेट कर रहे होते हैं वो तकरीबन 80% स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमास होते हैं। एंड इफ दे स्क्रीट इन डक्ट एंड ल्यूमन दे आर कॉल्ड एज एडिनोकार्सिनोमास। यानी अगर उनकी सिक्रीटरी प्रॉपर्टी आ जाए, वो सेल्स जो नॉर्मली स्क्रीशन नहीं करते ना एपिथेलियल सेल्स, तो अगर वो स्क्रीटरी एबिलिटी रखेंगे तो उनको हम क्लासिफिकेशन में एडिनोकार्सिनोमा कह देंगे। अच्छा, अब ये क्लासिफिकेशन आपने याद रखनी है कि जी ट्यूमर साइट्स आर मोर कॉमन फॉर एडिनोकार्सिनोमा आर लंग, कोलन, ब्रेस्ट, पेंक्रियास, स्टोमक, ओसोफेगस, प्रोस्टेट, एंडोमेट्रियम एंड ओवरीज। और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा स्किन पे होता है, नेजल पे होता है, ओरोफेरिंक्स, लेरिंक्स, लंग्स और सर्विक्स में। और इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के ट्यूमर्स हैं। अच्छा, ये मैं आप लोगों से क्विज में पूछ सकता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्टियोसार्कोमा। लाइपोसार्कोमा का क्या मतलब है? अगर मैं लाइपोसार्कोमा कह रहा हूँ, डज दिस मीन अ malignant tumor? And if I am asking about lipoma, that indicates a benign tumor. Alright? अच्छा, लियोमायोसार्कोमा का मतलब स्मूथ मसल सेल्स का है। अच्छा, इसका मतलब कि ये क्लासिफिकेशन पूछी जा सकती है और ये एक इंडिकेशन है क्लिनिकल सेटिंग्स में कि आप किस पे काम कर रहे हैं। Now, one message of this lecture has been concluded, which says that tumor arise from normal cells, and we learn that there are certain normal cells which are already present in a biopsy tissue, and there are certain cells which are irregular in shape, and the stromal mass is quite high over here. So we assess the normal and tumor. Then benign और malignant का फ़र्क भी हमने समझ लिया और प्री malignant फॉर्म भी समझ आ रही है। अच्छा, इसके साथ अब हम जो एडिशनल चीज़ करेंगे वो ये है कि सर ने बताया कि कैंसर डिवेल्प्स प्रोग्रेसिवली। अच्छा, कैंसर डिवेल्प्स फ्रॉम प्रोग्रेसिवली, वो जैसे कहते हैं ना वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा यकायक या अचानक नहीं होता। समथिंग सिमिलर विद द कैंसर एज वेल। देयर आर सर्टेन सेट ऑफ नॉर्मल सेल्स as are present over here, then the cells number increase. Now increase in the number of cells, now this is important, increase in the number of cells is called hyperplasia, while increase in the size of cell, if I talk about the size का मतलब है कि cells की जो शेप है वो वैसी ही है लेकिन सेल्स की लेंथ बढ़ गई है। यानी ये सेल्स है ना, फर्ज करो ये दो सेल्स किसी की बॉडी के अंदर 4-5 सेल्स मौजूद हैं। नाउ ड्यूरिंग एन एक्सरसाइज, यानी अगर कोई बंदा बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो सेल्स का ये से 1 2 3 और ये 4 5, फर्ज करें यहाँ पे ये 7 सेल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 सेल्स हैं। if somebody is doing an exercise, let's say for biceps की exercise की, और फिर हमारे biceps develop हो गए, तो what is happening over here is like the cells are increasing in their size, now this increase in the size
this increase in the overall size of the cells, increase in the overall size of the cells is called हाइपर, हाइपर किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो जाना, हाइपर, हाइपरट्रॉफी, ये आपने याद रखना है, हाइपरट्रॉफी, hypertrophy. Now increase in the size of cells, this is the size, यानी अगर किसी एक्सरसाइज से सेल्स का एनलार्जमेंट हो रही है या एक्सरसाइज सोर्स ना भी हो, लेकिन सेल्स का अगर सिर्फ और सिर्फ साइज बढ़ रहा है एज कंपेयर टू द नॉर्मल साइज, एज कंपेयर टू द नॉर्मल साइज इंक्रीज हो रहा है, तो उसको आप कहते हैं हाइपरट्रॉफी हुई है. While if the number of cells is increasing, as we see over here, the number of cells are increasing, we call it as hyperplasia. Okay, so there is a difference between hypertrophy and hyperplasia. Over here the normal cells are present, but over here the cells density is increasing, so number of cells are increasing instead of size. तो ये हाइपरप्लेशिया है. ठीक हो गया. अच्छा, फिर आगे सर ने क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेशिया. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेशिया? डिस्प्लेशिया मीन्स द सेल्स are we are unable to differentiate the type of cells. What kind of cells are present over here? Look at the normal presentation. The cells are flat in shape, so we can say these are squamous cells. Over here we see certain cuboidal cells, but since the density is increasing, so and we are still able to differentiate up till now this portion that these are squamous kind of cells, so we say it's hyperplasia. But over here the pattern is quite profuse. We are unable to identify whether these cells are attaining any cuboidal shape, rectangular shape or anything. So cuboidal भी नहीं लग रहा इसका शेप रेक्टेंगुलर भी नहीं लग रहा और ये एलिप्टिकल भी नहीं है. So it is dysplasia. Dysplasia means poor differentiation of cells. Now from dysplasia, now there are certain cells which breach the basement membrane. Now this breachment of the basement membrane, the cells become cancerous. This is called cancer. Alright? अच्छा, अब एक और डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे ही मैं लास्ट आपको डिफाइन कर दूँ कि कैंसर जो है ना, क्लिनिशियंस के हिसाब से, ऑन्कोलॉजिस्ट्स के हिसाब से, कैंसर इज दिस फॉर्म. Cancer is this form. This form means a malignant form. A malignant form in which the cells breach that blue basement cell line. ठीक है. बाज़ कंटेम्प्रेरी बुक्स जो कैंसर रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो कंक्लूडिंग बिनाइन ट्यूमर्स अंडर द अम्ब्रेला एंड दे कॉल दीज ट्यूमर्स एज नियोप्लेशियास. नियोप्लाज्म यानी वो ट्यूमर्स जो पॉलिप्स हैं या वार्ड्स हैं, उनको भी वो कहते हैं ये नियोप्लेशिया. लेकिन जब हम बात करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग इन द क्लास, वी विल मेनली बी फोकसिंग ऑन द मैलिग्नेंट फॉर्म्स. या हम वो बात करें तो ये ओवरलैपिंग यूज़ की जाती है, लेकिन अगर आप बड़े स्ट्रिक्ट टर्म्स में यूज़ करेंगे ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ, क्लिनिशियंस के साथ, देन वी ऑलवेज कॉल कैंसर टू दोज पेशेंट्स इन विच द ट्यूमर इज़ मैलिग्नेंट. कार्सिनोमास, एडिनोमास को नहीं. ठीक है, दे आर जस्ट कॉल्ड ट्यूमर्स. आर नियोप्लेसिया. नियोप्लेसिया ओवरलैपिंग है दोनों के लिए. कार्सिनोमा में भी यूज़ हो जाता है, एडिनोमा में भी यूज़ हो जाता है, फाइब्रॉइड, सार्कोमा दोनों में. लेकिन कैंसर की टर्म को ऑन्कोलॉजिस्ट बड़े क्लियर हैं. वो कहते हैं कैंसर वो है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रीच कर गया, वो कैंसर है, वो उसको कैंसर कहना है जो मैलिग्नेंट है. रिसर्चर्स जो हैं, ये जो कंटेम्प्रेरी रिसर्चर बुक्स हैं, वो कहती हैं कि कैंसर इज़ एवरीथिंग विच इज़ इंक्लूडिंग द ट्यूमर और नियोप्लेशिया. सो इट मीन्स द बिनाइन पार्ट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड. एनीवे, द रिफ्ट इज़ ऑल गोइंग. अच्छा, this is another interesting example. As you can see over here, this is an example of normal and dysplastic cells. Dysplasia के cells है. अच्छा, अब ये basically human cervix का एक sagittal section है. In this human cervix sagittal section, what we are observing is, let's say focus on this black line. ये जो line आपके सामने नज़र आ रही थी, ये वाली, इस लाइन को अगर आप फोकस करें, मैंने उसको ब्लू करके आप फिर कंफ्यूज किया अगर, तो सॉरी फॉर दैट. ये लीजिए,
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दो सेक्शंस हैं हमारे पास. वन इज़ ऑन माई राइट साइड ओवर हियर. The cells are really very huge in number and we are unable to differentiate कौन क्या है. And the nuclear staining is quite profuse with white arrows pointing out the high mitotic potential. These are the cells which are dividing furthermore. While over here, while over here, the cells are clearly defined boundaries. Slightly, what you can say, increased in number, yes, but they are distinguishable as compared to this part. यहाँ पे intensity बहुत ज़्यादा है. So the cells are normal in appearance in this basement membrane. Over here, this is dysplasia. So cervical dysplasia है इस sample के अंदर. और इस sample से ये indication हो रही है कि there is a chance of malignancy of cervix. सर्विकल कैंसर हो सकता है इस वुमेन को किसी टाइम पॉइंट पे. तो क्या करना चाहिए, इनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए. ये वो इंडिकेशंस या प्री डिफाइंड टूल्स हैं जिनके ऊपर एवेल्यूएशन आज भी होती है और रिकमेंड किया जाता है कि देयर इज़ ए लाइकलीहुड और रिस्क है तो आप इसका इलाज करवा लें. ठीक है, तो ये वो इंडिकेशन. सो आज के लेक्चर में हमने दो बातें समझी. ट्यूमर अराइज फ्रॉम नॉर्मल सेल्स, कैंसर इज़ ए प्रोग्रेसिव इवेंट हैपनिंग इनसाइड द ऑर्गन, और ये हम सॉलिड ट्यूमर्स के ऊपर बात कर रहे थे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन एंड